ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। सामीन नाज़रीन, आज मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनी तौर पे वो किसी तारुफ़ की मोहताज बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा नाम कमाया उन्होंने कम वक्त में, और सेनेट की 2 दफ़ा एजाज़ी तौर पे चेयरमैन भी बनी ख़वातीन के दिन पर, और ख़ास तौर पर दूसरे अहम दिन पर भी, और कश्मीर डे पे भी उन्होंने ये एजाज़ संभाला। अक़लियती मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और बड़ा रिगार्ड करते हैं, क्योंकि वो हमारी पहचान बन चुकी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं सेनेटर कृष्णा कुमारी। इशू भाई हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ उनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, और अभी क्योंकि वो सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, कुछ सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। कृष्णा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, और थैंक यू रेडियो पाकिस्तान जो काफ़ी, क्योंकि मेरे पहले भी रेडियो पाकिस्तान के साथ मैं प्रोग्राम करती रही हूँ, लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद आज फिर दोबारा रेडियो पाकिस्तान ने मुझे याद किया है। थैंक यू सो मच रेडियो पाकिस्तान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कृष्णा साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है, पहले तो हम सियासी रहनुमा जो भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, उनकी सियासी ज़िंदगी, प्रोफाइल ज़िंदगी, जो ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मालूम करते हैं, क्योंकि आज से अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ तो शायद हमें नज़र ये आता है कि आपका सियासत से इतना ताल्लुक़ नहीं था। तो हमारे जो सामीन नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रा ज़रूर जानना चाहते हैं कि कृष्णा कुमारी इससे पहले क्या थी और सियासत में कैसे आई। थैंक यू। पहले तो मैं यही बिल्कुल कि आपने सही फरमाया कि सियासत से मेरा ताल्लुक़ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, मज़दूर तबके से मेरा ताल्लुक़ था, और मेरे बाबा जो मज़दूरी करके और किसान ज़मीन खेती बाड़ी करके वो अपना गुज़र सफ़र करते थे। और जब हम थर पार करके तहसील नगर पार्कर में, मेरे गांव का नाम है धना गांव, वहाँ हम लोग रहते थे। और जब बारिशें नहीं होती तो वहाँ से माइग्रेट करके हम बैराजी एरिया की तरफ जाते हैं, और वहाँ मज़दूरी वगैरह करके फिर 2-3 महीने वहाँ रह के मज़दूरी वगैरह करके फिर वापस जाते हैं, और फिर वही रूटीन में काम होता है। लेकिन जब हम माइग्रेट करके वहाँ से बैराजी एरिया की तरफ आए तो फिर मेरे बाबा को ख्याल आया कि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाऊँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को स्कूल में दाखिल करवाया। तो फिर हमने वहाँ से एजुकेशन शुरू कर दी। तो फिर बाबा ने, जैसे होता था कि 2 महीने के बाद उन्होंने वापस जाना था, लेकिन ये उस बार ही वापस नहीं गए। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपकी तालीम की वजह से कि नहीं, मैं यहाँ रह के अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो फिर हम वहाँ पढ़ते रहे, जिसके दौरान एक बार हम बॉन्डर लेबर का शिकार भी हुए, लेकिन वहाँ से फिर निकले और अपने आगे पढ़ना शुरू किया। और 8वीं तक मैंने तकरीबन 10 स्कूल मैंने शिफ्ट किए। अच्छा जी, क्योंकि बाबा मजदूरी के वो करते थे, कभी किस डिस्ट्रिक्ट में, कभी किस डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारा सर्टिफिकेट पर लेते थे। और मतलब इस तरह 8वीं तक मैंने 10 स्कूल चेंज की। और फिर जब 8वीं मैंने पास की तो मेरी कोई रिश्ता आया तो बाबा होते और एग्री हो गए, क्योंकि वो पढ़े लिखे घराने से तो रिश्ता आया था। क्योंकि उस वक्त हमारी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे, ना होने के बराबर थे। तो फिर बाबा ने उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और मेरे ससुर ने भी कहा कि मैं आपकी बेटी को आगे भी पढ़ाऊंगा, उनकी सपोर्ट करूंगा, जैसे आप करते इतना मैं उनके लिए मैं भी सोचूंगा। अच्छा। हाँ, तो फिर 8वीं में मैंने पास की तो मेरी शादी हो गई। और फिर शादी के बाद मैंने 10वीं भी पास की, और फिर 12वीं पास की। फिर उसके बाद सोचा कि अभी बच्चे भी हैं तो मुश्किल थोड़ा हो रहा था। अच्छा। लेकिन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ तालीम भी जारी रखी? तालीम भी मैंने जारी रखी। अच्छा। और जब मैंने यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हुई तो मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे और मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। अच्छा। और इसमें मेरे मियाँ की बड़ा सपोर्ट होती थी, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। जब शादी हुई तो वो यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हुई थी। अच्छा, वो भी स्टूडेंट थे। तो फिर वो कभी और वो छुट्टी कर लेते थे बच्चों की वजह से, कभी मैं छुट्टी कर लेती थी, कभी दोनों वापस आके फिर खाना बनाते थे या साथ नाश्ता साथ में। अच्छा, एक ही यूनिवर्सिटी में थे दोनों? नहीं, वो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो वो यूनिवर्सिटी निकल गए थे। अच्छा। जब शादी हुई तो वो यूनिवर्सिटी में थे। वो मतलब थोड़ा आगे होंगे आपकी क्लास में? वो मुझसे आगे थे। हाँ, 4 साल मुझसे बड़े हैं तो एज में। तो फिर ऐसे ही करके हमने जो है मैंने मास्टर किया
सिंध यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में। और ये आप अपने कबीले में पहली शायद खातून होंगी जिन्होंने मास्टर्स बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं पहली खातून हूँ जिसने मास्टर्स किया। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा? उसके बाद फिर मैं मेहरगढ़ से की डायरेक्टर है डॉक्टर फौजिया सैयद, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। वो हमारे पास वहाँ आई थी हैदराबाद में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सोशल की तरफ क्यों नहीं आती, आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें आप। तो हम एक करवाते हैं लीडरशिप कोर्स करवाते 2 महीने का, तो आप वो करें और फिर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू कर दें। मुझे कहा, मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़े 2 महीने के लिए, वो इस्लामाबाद जाए, अपना वो कोर्स करवा के आए, मिनट्स का कोर्स वो करके आए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरी 6 माह की बेटी थी तब। अच्छा। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप जाओ, मैं खुद ही इसको संभालूंगा, लेकिन आप जो डॉक्टर फौजिया कह रही, तो ताउन आपके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा किया है, और ऐसे मेरे ख्याल में बहुत ही कम होता है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। तो फिर मैं अपनी 6 माह की बेटी को छोड़ के इस्लामाबाद आ गई थी 2 महीने के लिए। अच्छा, कोर्स के लिए? हाँ, कोर्स के लिए। तो एक लीडरशिप का कोर्स था, वो हमने किया, और वापस जाके फिर मैं अपनी कम्युनिटी में काम करने लगी। फिर सोशल सेक्टर में मैंने काम करने लगी थी। सही। वो कितना अरसा मतलब आपने करती रही मुझसे मास्टर्स के बाद? फिर कंटिन्यू सियासत के आने तक आप सोशल सेक्टर में रही हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर सियासत में कब आपने कदम रखा? उसके बाद तकरीबन 8-10 साल मैंने सोशल सेक्टर में थी। उसके बाद मैं सेनेटर की इसमें आई हूँ, लेकिन इसमें मैं तकरीबन ट्रेनिंग करने के बाद में 2-3 साल मैंने सोशल सेक्टर में काम किया जी। और फिर जब ये 2010 में एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉ बना, तो उससे पहले मैं सोशल सेक्टर में काम कर रही थी, और आशा एक नेटवर्क था, उनके साथ काम कर रही थी। अच्छा। और मेहरगढ़ के साथ भी, और फिर अपनी एनजीओ भी मैंने रजिस्टर करवाई थी, तो उसमें भी काम कर रही थी। और फिर ये एंटी सेक्सुअल हरासमेंट की इसकी कैंपेन चल रहे थे, उसमें मैं उनके साथ थी और उसमें काम कर रहे थे। जब हरासमेंट के लॉ पास हुआ तो फिर मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने काम शुरू किया, और हैदराबाद में मेरा वो सेंटर भी था इलीगल। तो इस फील्ड से वाबस्तगी के बाद आपको जहन में आया कि सियासत में आके यार खिदमत करें, या वैसे नहीं, सियासत में मुझे था कि इतना वो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी लिए काम कर रही थी और सोशल भी वो ये काम कर रही थी, लेकिन उनका अपनी कम्युनिटी का आवाज़ बनना चाह रही थी। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं रेडियो पाकिस्तान की में भी जाती थी, अपने सोशल वो प्रोग्राम होता था तो उसमें, और जहाँ प्रेस क्लब तक हम लोग जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जहाँ तक अपनी आवाज़ लेके जा सकती थी। और उसके बाद एक इंसिडेंट एक हमारे साथ हो गया ना, कि एक मेरी भाई भी थी, वो सोशल सेक्टर में थी। अच्छा। तो उनके एक फेक केस, मर्डर का एक फेक केस हो गया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। तो फिर हमारे घर में ऐसा कोई नहीं था उसके बाद, क्योंकि उनको जेल हो गई थी, और फिर हमारी कम्युनिटी में कोई नहीं था जो उसको केस को देखे। तो आपने खुद देखा? तो मैंने वो खुद वो देखा, और फिर ज़िंदगी में पहली बार मैंने जेल का दरबार मुंह भी देखा, और कोर्टों का चक्कर, और वकीलों से बातचीत, सारा ये सब कुछ। फिर मीडिया को भी, और सोशल मीडिया में, और सारा कम्युनिटी की सपोर्ट लेना भी। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था, और मैं हमेशा ये दिन रात सोचती रहती कि भाई को कैसे वहाँ से निकलवाऊँ। सही। मतलब ये स्ट्रगल्स का सिलसिला आपका शुरू हो गया? ये शुरू हो गया था तब से। अच्छा कृष्ण साहब, एक चीज़ मालूम करना चाहूँगा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि रेडियो से आपने बड़ी वाबस्तगी रही, तो रेडियो का कितना बड़ा किरदार रहा आपको आगे लाने में वैसे? हाँ, रेडियो का, क्योंकि मेरी कम्युनिटी को जब मैं सेनेटर बनी, तो हमारे थरपारकर के मेरे जो एरिया में, और लोगों ने रेडियो के जरिए ही मुझे न्यूज़ सुनते थे, और मेरी न्यूज़ वहाँ तक पहुँचती थी। अच्छा। तो उनका हमारी कम्युनिटी में मेरा कम्युनिकेशन अवेयरनेस मेरे नाम रेडियो के जरिए हुई है। सही। चाहे आप सोशल सेक्टर में हो या अपनी किसी स्ट्रगल्स के हवाले से काम कर रही हो, उस हवाले से बिल्कुल तो रेडियो का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा कृष्ण साहब, एक चीज़ मालूम करें कि आपसे कि क्योंकि आप जब सेनेटर बनी उस वक्त भी आपके वालिदैन की, आप जब पार्लियामेंट आए, और उन्होंने भी शायद कहा कि उनको भी शायद इल्म नहीं था। मतलब यहाँ पे मैं सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके कम्युनिटी में, आपके उस इलाके में थरपारकर की अगर बात करें तो तालीम की बड़ी कमी है। तो आप समझती हैं कि बतौर सेनेटर बनने के बाद आप इस शोबे के लिए क्या काम कर सकती हैं? पहले थी प्रॉब्लम थी थरपारकर में,
लेकिन अभी काफ़ी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है वहाँ पे। और मेरे अपने एरिया में वहाँ पे अभी हाई स्कूल गर्ल्स का हाई स्कूल भी है। अच्छा। और वहाँ पे काफ़ी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी की कैंपस वहाँ पे थरपारकर में शुरू हो गई हैं और बहुत ज़्यादा काम। और साथ में मैं हेल्थ पे भी वहाँ से काम कर रही हूँ सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके। और छोटे छोटे गांव में वहाँ पे हमारी वो जो सेंटर होते हैं हेल्थ के वो भी लगी वहाँ लोग किए हुए। तो काफ़ी इस पे काम हो रहा है थरपारकर, काफ़ी बेहतरी आई है अभी। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे जो मेडिकल के और ये एंट्री टेस्ट होती है वहाँ पे थरपारकर टॉप पे जाता है अभी। अच्छा, तालीम के हवाले से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा कृष्णा साहब, वैसे आपसे एक सवाल पूछूं कि क्योंकि आप जिस सेक्टर से वाबस्ता रही हैं, बहुत कम अफराद सियासत में इतने बड़े मकाम पर पहुंचते हैं, सेनेटर बनते हैं। आपको वैसे तवक्को थी, ख्याल था कि मैं इस जगह तक भी पहुंच जाऊँगी, या आपने देखा था कि हाँ मेरी स्ट्रगल इतनी है कि पार्टी मुझे यहाँ तक लेके आएगी? नहीं, स्ट्रगल तो मेरे ख्याल में और भी लोग बहुत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक तो जो मेरे पार्टी तक पहुंचना भी, ये भी मेरे एक भाई का जो केस था उस पर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक्शन लिया और मुझ तक वो पहुंचे, उन लोगों को भेजा मुझ तक। और फिर उन्होंने जो हमारे लिए किया है और उसके बाद फिर मुझे डायरेक्ट वहाँ से भाई को वहाँ से जेल से निकलवाया है, क्योंकि मर्डर केस में 11 महीने वो जेल में थे। और 11 महीने के बाद पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ से निकलवाया है। और मुझे भी क्योंकि काफ़ी लोग वैसे तो कर रहे होते ना, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी सपोर्ट तवक्को नहीं थी यहाँ तक आपने क्योंकि कोई बड़ी सपोर्ट हो तो फिर ही बंदा पहुंच सकता है, वरना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे सिर्फ सलाहियतों को मैं अपनी कम्युनिटी में काम करना चाह रही थी। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या MPA का सोच सकती थी कि मैं MPA का जब फार्म होते तो मैं वो उसके लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचना मेरे ख्याल में ऐसे मुमकिन नहीं है अगर पार्टी की मुझे सपोर्ट ना होती तो। सही, बिल्कुल। अच्छा कृष्णा साहब, एक चीज़ बताइएगा कि आप 2 दफ़ा सेनेट चेयरमैन भी एजाज़ी तौर पे बनी, कैसा महसूस हुआ? इतना बड़ा एजाज़ात दिए जाते हैं, 23 मार्च की परेड हो तो आपको नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है, कैसा महसूस होता है इस मौके पे? यही मैंने जब वुमेन डे पे जब मैंने चेयर किया था तब मैंने कहा था कि ये इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हमें जो हमारे कानूनी जो भी हमारी राइट्स है वो हमें मिल रहे हैं। हमारी आइन हमारी में सपोर्ट करता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने भी बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा था कि आप लोग आज़ाद हो, आप जहाँ भी जाना चाहो, मंदिर में मस्जिद में आप जिस तरह अपनी वर्शिप करना चाहते हो आप करो, आप लोग आज़ाद हो, अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हो। तो ये हमें पाकिस्तान ने दिया है। वरना आप हमारे पड़ोसी मुल्क में जाके देखें तो वहाँ पे जो हमारी मिनॉरिटी है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है या और कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के उनके साथ क्या हो रहा है। बल्कि वहाँ पे तो आप वहाँ कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के साथ भी ज्यादतियाँ की जाती हैं। वो हिंदू है उनको, लेकिन उनको भी अनटचेबल के नाम से वहाँ पुकारा जाता है। उनको उनके साथ हाथ मिलाने तक वो हाथ मिलाना नहीं चाहते। उनके साथ खाना पीना तो दूर की बात होती है, करीब बैठते नहीं हैं। तो ये हिंदू कम्युनिटी के साथ भी इतना कुछ हो रहा है वहाँ पे। और जो उनकी जो माइनॉरिटी है, जो दूसरी कम्युनिटी है, उनके साथ तो जो हम देख रहे हैं कि वो उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनके बच्चे उनकी बेटियां महफूज नहीं हैं, डेली उनके दरिंदे वो उनको नोच नोच के खा रहे होते हैं। तो ये आप देख लें कि वो भी, वरना वो भी एक खुद को सेक्युलर कंट्री को कहलाता है। दुनिया में उनका एक मास्क पहन के घूम रहा होता है कि मैं हम सेक्युलर कंट्री के सेक्युलर लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृष्णा साहब, आपको एक मिसाल बना के, आप एक मिसाल हैं यकीनी तौर पे। आलमी बरादरी, ख़ासतौर पे भारत के अंदर रहने वाले वो हिंदू कम्युनिटी जो शायद बहुत मुतासर है, परेशान है बीजेपी की हुकूमत और RSS और इनके नज़रिए से बड़े तंग है, वो उनको क्या पैगाम देंगे कि देखें ये पाकिस्तान है जहाँ पे मैं एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज मैं किस मकाम पर मुझे इस पाकिस्तान ने पहुँचाया, क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? उनके लिए बस मेरा एक छोटा सा जुमला है कि जो मोदी है वो हमारी रामायण में है रावण का रूप,
जो खुद को भगवान और पता नहीं क्या वो समझता था और खुद को अपनी दहशत से लोगों को डराता था और अपने नीचे रखना चाहता था। तो मोदी भी उसी का एक रूप है और इसको पहचाने और अपने हिंदू कम्युनिटी को और मज़ीद ख्वार होने से बचाए दुनिया लेवल पे। वरना कहीं पे भी हिंदू का नाम आता है तो आता है भाई कि ये तो वो जो वही हिंदू है ना जो कश्मीर में दहशत फैला रहे हैं। तो मज़ीद हिंदुओं को और मज़ीद बदनाम न करवाएं और मोदी को पहचाने और इसको जितना जल्दी हो सके अपने घर रवाना करें वापस। बिल्कुल, बड़ा अहम पैगाम दिया। अच्छा कृष्ण साहब, आपसे आखिर में बातचीत थोड़ी सी करना चाहूँगा और अपने सामीन को बताएं कि इस वक्त आप रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल पर ये खुसूसी गुफ्तगू सुन रहे हैं। कृष्णा कुमारी सेनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा साहब, आखिर में हिस्से में यही मालूम करना चाहूँगा, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आपने क्योंकि पहले भी काम बड़ा किया, सेनेटर बनने के बाद मुख्तलिफ बिल्स पर भी काम कर रही हैं, क्या क्या इशूज़ हैं जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है? अवेयरनेस के हवाले से क्या किरदार अदा किया जा सकता है बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन? थैंक यू। ये वोमेन के हवाले से तो वैसे तो ये गवर्नमेंट का होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनका काम होता है कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। लेकिन हमारे पास आप तारीख उठा के देख ले तो पीपल पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने ख़वातीन के लिए इतना काम नहीं किया। या पॉलिटिकली अगर वो ख़वातीन को पॉलिटिक्स में आने के लिए या उनको स्पेस देना, ये सिर्फ पीपल पार्टी में आपको नज़र आएगा, बाकी पार्टी में इतना आपको नज़र नहीं आएगा। और जो आप कानून साजी जो है लेजिस्लेशन, उस पर भी आप देखें तो जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के टेन्योर में जो कानून साजी हुई है वो किसी और पार्टी में नहीं हुई इस तरह की। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा इशू है। इम्प्लीमेंटेशन का वो हम पे डिपेंड करता है। वो पार्टी ने तो हमें कानून दे दिया, गवर्नमेंट ने हमें कानून दे दिया, लेकिन अब हमारा फर्ज है ना कि हम उसके कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें। अब देखिए हरासमेंट लॉ जो है उसमें अगर मुझ पे कोई मेरे साथ कोई हादसा होता है, कोई केस होता है, तो मैं अगर खामोश रहूंगी, मैं अपना आवाज़ नहीं आगे उठाऊंगी तो ज़ाहिर कानून मेरी सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उस बंदे पे कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में फॉल्ट किस जगह पे? फॉल्ट में आप काफ़ी इदारों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी है और जो इदारे जो है ना वो इसमें ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा। कि जैसे अब मैं इसका ही एग्जांपल दे सकती हूँ हरासमेंट का, कि किसी इदारे में फ़र्ज़ करके रेडियो पाकिस्तान वाले नहीं चाहते कि हमारे उसमें हरासमेंट का केस हुआ तो हम इसको हाईलाइट करें, क्योंकि हमारी इसकी वजह से हमारी बदनामी हो सकती है या हमें हमारे ऊपर। मेरा ख्याल गवर्नमेंट इदारों में तो ऐसे विंग बनाए हुए हैं ना कि अगर बनाए हुए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ऐसे हैं, कहाँ का ऐसी जगह हैं वहाँ पे जहाँ ऐसे होते हैं कहाँ पे वो ये इस चीज़ को दबाया जाता है और उसको हाईलाइट करने उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम शेम फील करें या ये कि हम बदनामी से डरे या कल कोई कुछ कहेगा तो आप ये मैसेज देना चाहती हैं कि अगर खवातीन कहीं वर्किंग प्लेस पे हरास होती हैं तो उनकी सपोर्ट करें, आप केस को हाईलाइट करें और उनको सपोर्ट भी करें, उनकी सपोर्ट करें, ताकि फिर और खवातीन आगे आने उनको वो डरेंगी नहीं ना कि कोई भाई कल मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, तो मेरी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग उनके साथ में खड़े होंगे तो फिर उनको और हौसला मिलेगा। तो वो अपने जो कि क्योंकि आपने देखा होगा आपके भी घर में ख़वातीन हैं, तो जो स्कूल का ही आप देख ले तो घर से बच्ची स्कूल के लिए जाती है तो वहाँ उनको बीच रास्ते में जो 1-1.5 किलोमीटर का फासला ही होता हो या आधा किलोमीटर का फासला हो, तो उसमें भी उसको किस हालत का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी बच्चियों ने एजुकेशन स्कूल जाना भी छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह के अगर होते हैं फिर वो पेरेंट्स भी नहीं चाहते। यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि फिर वो बच्चियाँ हमारी आगे यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ जाके पढ़ें, क्योंकि इस तरह के अगर कोई केस हो गया तो उनको डर खौफ होता है। तो इस तरह के अगर हम केसेस होते हैं उनको हाईलाइट करें और उन पर उनको इम्प्लीमेंट कराएं, उनको सजाएं दिलवाएं, ताकि और बच्चों के लिए रास्ते आसान हो। सही। कृष्णा साहब, आखिर में क्योंकि सैलाब आ गया, तबाही मचा दी, अब क्योंकि बहाली का काम की तरफ हमने मरहले में बढ़ना है, तो सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा है जहाँ सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। तो आप क्या इस मौके पे कहना चाहेंगी, उन सैलाब मुतासरीन को क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगला मरहला ज़िंदगी की बहाली का मरहला उसको कैसे तय करें? और बतौर सिंध हुकूमत के आप नुमाइंदा भी हैं एक तरह की, तो आप सिंध हुकूमत की तरफ से आप उनको क्या तसल्ली देंगी कि अब नेक्स्ट मरहले में आप लोग कैसे उनको हेल्प आउट कर सकते हैं?
देखिए अभी जो वक्त चल रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू का भी चल रहा है, अभी तक रेस्क्यू का चल रहा है। और क्योंकि वहाँ से लोगों को कैसे निकाला जाए, पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब सूखी ज़मीन आपको कहीं कहीं नज़र आएगी, सिर्फ थरपारकर के अलावा बाकी सारा आपको 15 पार्ट बारिश के पानी ने ज़्यादा मुतासर किया। बिल्कुल। तो अभी तो रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को राशन वगैरह, फूड वगैरह का वो बंदोबस्त किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से अभी, और नॉन गवर्नमेंट भी इदारे काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और वैसे भी आप जैसे और हम जैसे लोग, मैं पर्सनली भी अपने तरीके से वो गवर्नमेंट के अलावा भी पर्सनली अपने तरीके से फंड रेजिंग करती हूँ, अपनी जेब से भी राशन वगैरह लेके लोगों तक पहुँचा रही हूँ। वहाँ पे मॉस्किटो जो स्प्रे होता है वो भी हम लोग कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह आपने लगाए, मेडिकल कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं। तो इस तरह बाकी लोगों के ये जो वक्त है ना, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट पे हम डिपेंड वो नहीं कर दे सकते कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है और हम लोग खामोशी बैठ के देखें। इसमें हम सबकी अभी रोल प्ले करना है, मेरा भी, आपका भी, और जो भी जो भी रसाई उनके लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम लोग जो भी हम कर सकते हैं उन लोगों के लिए करें। और उन लोगों को ये है कि ये हौसला रखें और बस ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। बस जो हमारे साथ जो हमसे हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, और इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे इसमें, क्योंकि जैसे कोविड आया था उसका भी हम लोग मुकाबला करके वहाँ से निकले हैं। कुछ नुकसानात भी हमारे हुए, जानी भी, माली भी, लेकिन ये भी ऐसा ही वक्त है जो गुजर जाएगा, इसमें से यकीनी तौर पर निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा साहब, आपने रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल को अपना कीमती वक्त दिया। सामिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असदुल्ला खान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे अमानुल्लाह सिप्रा। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सर राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।